नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। तो हमारे साथ मौजूद हैं दीपक गौड़ और दीपक गौड़ ने भी यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे रूप से प्रखर रूप से यहाँ से आंदोलन संचालित किया है। आपने लाल रंग चिलखाल मोटर मार्ग का आंदोलन तो प्रखर रूप से निभाया, परंतु जो लोग हैं वो उस हिसाब से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से सोच नहीं पा रहे हैं, उस हिसाब से बात नहीं कर पा रहे हैं। मैंने इस आंदोलन को दिल से सपोर्ट किया। जैसे मैं जब वहाँ गया, लोगों से मिला, तो शुरू में तो परवीन थापा की वजह से गए कि चलो भाई ये आदमी को अच्छा कुछ कर रहा है, हमें भी यही था। फिर जब लोगों से मिला, उनके इंटरव्यू करने स्टार्ट किए, तो मेरी सोच बदल गई। मैं एक दिन के लिए वहाँ गया था, अगले दिन से मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरे पास बहुत सारे और भी काम है। लेकिन जब लोगों को दर्द देखा, रोड के लिए इतने परेशान हैं, तो मेरे अंदर मतलब ऐसा लगा कि 25 साल से रोड नहीं बनी यार, इसके लोग इतना पागल हो रहे हैं, इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो मैं दिल से जुड़ गया वहाँ पे कि नहीं यार, अब तो रोड बनानी है। मैंने सारे काम छोड़ दिए। मेरी मॉम को कैंसर है एक्चुअली, यहाँ बहुत लोगों को पता भी नहीं है वहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे खास, जब मैं देहरादून पहुँचा रिस्बना पुल के पास, तो कुछ नारे लग रहे थे, तो मैं नारे लगाना चाह रहा था, तो मुझे रोक दिया गया। उनके ग्रुप में से एक आदमी ने मुझे रोक दिया कि अब नारे मत लगाओ। वो क्यों? वो मैं नहीं जानता उनकी क्या मनसा है। तो जब उन्होंने बोला, मैंने सोचा मैं 100 किलोमीटर पैदल, मैं 100 नहीं चलाऊँ, 124 किलोमीटर चलाऊँ। तो बीच में भी मैं 12 किलोमीटर चला था उस आंदोलन को प्रमोट करने के लिए कि आंदोलन अच्छा हो जाएगा। तो जब उन्होंने मुझसे ऐसा बोल दिया कि आप नारे ही नहीं लगा सकते, तो फिर मैंने वो टी शर्ट उतारी, अपनी शर्ट पहनी, मैं वहाँ से अलग हो गया। और एक व्यक्ति, और जो मुझसे बोला, वो एक रिटायर सैनिक है। मैंने बहुत सारे सैनिक बनाए हैं जो नौकरी कर रहे हैं इस समय। और इस तरह का ट्रीटमेंट कि आप एक नारे नहीं लगा सकते, मैं झटके में आ गया कि ये आदमी कैसे कह सकता है यार, इसको किसने अथॉरिटी दे दी है कि किसी, मतलब वो ऐसा कर रहे थे भाई, ये आदमी नारे लगाएगा, यही आदमी ये करेगा, यही आदमी मीडिया के पास जाएगा, इसको फ्रेम में लेना है, इसको फ्रेम में। एक सोच अजीब सी रणनीति थी। वो कहीं से लग रहा था कि ये आंदोलन जनता का आंदोलन है, ऐसा लग रहा था कोई फिक्स आंदोलन है, कुछ लोगों को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है और उसकी तैयारी हो रही है। इसके बीच में वो किसी को भी नहीं आने देंगे, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी। तो मैंने छोड़ दिया था आंदोलन। पर मेरे साथ में वो लोग थे, क्योंकि उनको एक व्यक्ति थे जिनके पैर बिल्कुल ख़राब था, उनके साथ कुछ चल नहीं रहा था, और हमको तो नेता बनना नहीं है। तो मैं उसके साथ ही आया आंदोलन को छोड़ के। मेरे को हम नाम आप देखेंगे, मेरी कहीं पिक्चर नहीं होगी, मैं उसके साथ पीछे भी चलता रहा, उस आदमी को कैरी करके। वो आदमी अड़ गया कि आप घर मत जाओ, जब आप इतना चल के आ गए हैं तो आगे भी कैरी करो, वहाँ तक चलो। तो मैं उनके कहने पर फिर मैं आगे बढ़ा। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, तभी भी मुझसे कोई वहाँ बात नहीं कर रहा था, मेरे को बिल्कुल साइड कर दिया था। मेरे को पता नहीं मैंने कौन सी गलती की, मुझे पता ही नहीं है। मतलब सीधा बोलने का मतलब ये है कि दरकिनार कर दिया था आपको। वो दरकिनार क्यों किया था मुझे ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं था मेरे से ऐसा हो रहा है, वो शुरू से ही ऐसा हो रहा था। लेकिन मैं ये सोचता था कि मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रवीण थापा से कट गया था अच्छी तरीके से, मैं उनका कभी इंटरव्यू भी नहीं करता था, मैं जनता के साथ बैठता ही था। मुझे उनका दर्द ज़्यादा प्यारा था। मैंने सोचा चलो ठीक है, रोड बन जाएगी, ये लोग खुश हो जाएंगे, हम भी सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक के लिए कर रहा था। तो मैंने उन लोगों को पहले दिमाग से हटा दिया था। तो मेरे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दिमाग में शुरू से ये था। एक्चुअल में मैं कई दिनों से पूछ रहा था कि इस आंदोलन में होगा क्या, क्या इसकी रणनीति है। वो बताते नहीं थे। वो ऐसा लग रहा था कि वो एक लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। एक राजा है, उसके 2 सिपाही हैं, 3 लोग आंदोलन चलाते हैं, मैं बता दूं आपको। और ये लोग आपस में निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे आपने अन्ना का आंदोलन देखा होगा, जब वो लोग निर्णय लेते थे तो पहले तो 8-10 लोगों का पैनल था, वो लोग आपस में बात करते थे, फिर जनता पे भी छोड़ते थे कि आप क्या चाहते हैं, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा वहाँ पे नहीं है। तो 3 लोग आपस में निर्णय लेते हैं, किसको बुलवाना है, किसको नहीं बुलवाना है, किसको खड़ा करना है, किसको खड़ा नहीं करना। एक साजिश नज़र आ रही थी वहाँ पे, भाई इस आदमी को आगे नहीं बढ़ाना है, कहीं हमसे आगे नहीं बढ़ाना। ये मैंने वहाँ पे देखा। मैं पूछना चाहूँगा कि कौन वो 3 लोग थे? हल्का सा, इतने लोग समझदार हैं। एक उनका राजा है, और एक आदमी वो है जो हमेशा माइक लेके घूमता रहता है, उसे लगता है कि मेरे को बहुत अच्छा भाषण देना आता है। और एक कोई रिटायर्ड सैनिक है, लेकिन रिटायर्ड सैनिक बुरा आदमी नहीं है, उससे मैंने बात की, उसको बस बहकाया गया है बस। बाकी वैसे तो 2 ही लोग हैं, ये आपस में तय करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये अब बताइए, आप इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए ना। बिल्कुल। कैसे कैसे चलाएंगे बिना पारदर्शिता के? अगर कुछ गलत चीज़ हो रही है, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो आप उसको टीम से हटा देंगे, अब उसे बाइकआउट कर देंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है, हम 3 लोग ही चलेंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। आपको बता दूं, मैंने भाषण में ये बोला था कि ज्ञापन देने से रोड नहीं बन सकती। ज्ञापन देना होता तो हम मोबाइल पे भी अगर दे देते मुख्यमंत्री, हमें वहाँ जाने 100 किलोमीटर चलने, यही मैंने बोला था। सब लोगों के सामने बहुत तालियां भी बची उस बात पे। अब ये बात जब मैंने वहाँ पे बोली, ये बात की ज्ञापन देने से, वहीं से वो शायद मुझसे और नाराज़ हुए कि आपने कैसे बोला। तो उनकी रणनीति वहाँ पे पूरी एग्रेसिव हो गई कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा करेंगे। आप सोचिए कि हम लोग 11 क्या नेता बनने की कोशिश हो रही थी? 100%। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, नेता बनने के अलावा नेता ही बनना है, रोड नहीं बनानी है हमको। मैं आपको अभी कहना हूँ। और ये रोड 2027 तक भी नहीं बनेगी,
ये चुनाव के समय ही बनेगी, जब बनेगी तो बनेगी, इनकी बस की तो है भी नहीं। 800-900 ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो मुझे मूर्खता परी वाली बात लगी, और उसको वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा अचीवमेंट है। ये कैसा अचीवमेंट है? आपका मुख्यमंत्री ने आपका लेटर नहीं लिया, कोई आपसे मिलने नहीं आया। और एक और बात बता रहा हूँ, मेरे भाषण में ये कहा था, वो बहुत ज़रूरी है वो पॉइंट आउट करना। मेरे भाषण में बोला था कि आपको अंदर जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपने ही अपने आंदोलन में बोला है कि नेता हमसे मिलने आएगा, हम मिलने नहीं जाएंगे। ये प्रवीण थापा के डायलॉग है, कई जगह उन्होंने बोला है। अब नेता को हमारे पास आना पड़ेगा। जब भीड़ वहाँ थी तो मैंने ये बोला था कि मुख्यमंत्री को यहाँ पे बुलाओ जनता के सामने, और सारा काम सबके सामने होना चाहिए, बिल्कुल क्लीननेस होना चाहिए। 5 लोग अंदर क्यों जा रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन था। और ये मुझे ये भी डाउट था कि 5 लोग जो गए हैं, क्या वो काबिल लोग हैं, क्या वो बात कर सकते हैं प्रशासन, क्योंकि प्रशासन में IAS PCS ऑफिसर्स होते हैं, और आपको पता है IAS PCS बनना इतना ईजी नहीं है। कई एग्जाम निकालने के बाद बहुत क्लेवर होते हैं, माइंडेड, और ऐसे लोग वहाँ जाएंगे जो काबिल ही नहीं है, तो क्या वो प्रशासन से कोई बात मनवा पाएंगे? जैसे मैं नाम दूँ, कर्नल देवरानी थे जी, जिनको बोलना आता है, उनको बात करना आता है, सॉफ्ट स्पोकन है, वो अंदर जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। राम कांडवाल नाम है शायद, राम कांडवाल, हाँ, वो बेचारा वो भी 100 किलोमीटर चल के आया, उसको भी अंदर ले जाया गया। क्यों नहीं ले जाया गया उसको? और एक हमारे पास लॉयर था रोहित डंडियाल, उसको क्यों नहीं अंदर ले गए? ये किसने? वो तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। तो यही तो कह रहा हूँ, कौन लोग तय करते हैं कि अंदर जाएंगे? महेंद्र पाल रावत थे। हाँ, ये कौन लोग तय करते हैं कि अंदर जाएंगे? ये तो समस्या है। वो लोग किसी से पूछते नहीं है। वो मैं कह सकता हूँ कि अंधों में काला राजा, सिंपल सी बात। वो अपने आप से डिसीजन लेते हैं। हम और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम आंदोलन में हाईलाइट रहें, लोग हमें देखें, और आगे जाके हम लोग जो भी उनका एजेंडा होगा उसको पूरा कर लें। और कोई नए आदमी को अंदर आने नहीं देंगे। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, सबके सब चैलेंज से कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप नए लोगों को क्यों नहीं आने दे रहे? आंदोलन को बड़ा बनाइए, नए चेहरों को आने दीजिए, पॉलिटिशियन को भी आने दीजिए। जब सब लोग वहाँ आएंगे तभी तो प्रेशर बनेगा। कैसे प्रेशर बनेगा? ऐसे लोग अंदर जा रहे हैं, उससे प्रेशर क्या बनेगा सरकार पे? अपने क्षेत्रीय विधायक से ना मिलकर अगर घेराव करना था तो क्षेत्रीय विधायक का पहले करते, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले विधायक से बनती है, ना कि मुख्यमंत्री से, ना कि राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री से, नितिन गडकरी से। तो क्या मानते हैं आप कि थापा जी ने ये गलती करी, या ये इनकी एक उपलब्धि थी? मैंने उनको सजेशन दिया था, वो सब मानेंगे नहीं आज। मैं सबसे पहले दिन ही गया था, तब मैंने बोला था आप गलत जगह पे घेराव कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई देखने नहीं आएगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बिल्कुल। मैंने उनसे बोला था कि आप जाइए, जो भी यहाँ के विधायक है उनके घर के सामने धरना दीजिए, उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, जिससे मिलें वो और आपकी बात वहाँ तक पहुँचे। लेकिन वही बात सुनते ही नहीं है, किसी की नहीं सुनते। वो 2 लोग आंदोलन, और ये आंदोलन फ्लॉप भी इन दोनों की वजह से हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। कौन दोनों हैं ये? एक तो लीडर है भाई, हाँ, प्रवीण थापा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति, उसका नाम मुझे याद भी नहीं है, इसे बताऊँ, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है मेरे लिए। चलिए कोई बात, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो मेरे लिए, उसको सस्पेंड रहने देते हैं। हाँ, उसको सस्पेंड है, लोग समझ जाएंगे। माइक लेके घूमते रहता है 24 घंटे, तो मालूम चल जाएगा। फिर मैं उनसे पूछ रहा था कि आंदोलन में कौन यहाँ पे लीडर है, आपकी कमेटी क्या है, कितने लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो वो लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं 5वीं क्लास के जी, कि हम लोग हम में से कोई भी डिसीजन ले लेता है जिसका मन करता है, और फिर हम सबको पीछे ला देते हैं। ये क्या बात हुई? मतलब छोटे बच्चे करते हैं जो स्कूल में अभी 5वीं क्लास पास नहीं किया है, जैसे जिनको भी मतलब नाक पोंछना भी नहीं आ रहा है। हाँ। तो इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमको नहीं पता कौन, पहले तो उन्होंने बोला हमको पता ही नहीं है कौन डिसीजन कौन लेता है। मैंने कहा कोई तो लेता होगा यार, कोई तो तय करता होगा। क्या उनकी समिति बनी हुई? उनकी मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन डिसीजन लेता है ढंग से मालूम, इतना पूछने के बाद भी। तभी उन्होंने बोला 3 लोग लेते हैं, मुझे ये बताया। एक तो प्रवीण थापा, हाँ, और एक उसका नाम मुझे पता नहीं, रविंद्र सोन, हाँ, वो हो, और एक व्यक्ति और है जो आर्मी वाला है। ठीक है। उन्होंने बोला हम 3 लोग डिसीजन को लेते हैं, हाँ, पर उन्होंने ये बोला कि हम में से कोई भी डिसीजन ले लेता है और हम इसको फॉलो कर लेते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि जब आपने डिसीजन लिया था, कि मेरा क्वेश्चन था सिंपल सा, कि वहाँ पे आपने धरना क्यों नहीं दिया? क्या मुख्यमंत्री फ्री बैठा है? कितने, आपको पता कितने दिन ठहरे लोग वहाँ पे, कितनी देर गए ठहरे थे? 11 बजे तो वहाँ से निकले जलराम चौक से, 1 बजे वहाँ पहुँचे, 4 बजे सब लोग वापस आ गए। पुलिस ने जब आपको बसों में भरा, हाँ, उसके उपरांत की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो नहीं, पूरा 4 घंटे में घर वापस आ गए थे हम लोग। मतलब पूरा धरना ही 4 घंटे चला केवल? ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और जैसे कि इन्होंने कहा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, भाई हमने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो बता दीजिएगा। परंतु जो सवाल, और वो गिरफ्तार होने के लिए उतावले थे, मैंने ये देखा। ये बहुत गंभीर बात है कि गिरफ्तारी होने से पहले, मतलब बसों पर जब वो जन आंदोलनकारी थे, जितने भी वो क्षेत्रीय जनता थी, जितना भी जन समूह था, जितना भी यहाँ से कोटद्वार से, डोईवाला से, देहरादून से, लच्छीवाला से, ये जहाँ से भी गया था, वो सब के सब जब बसों में भरे गए, उससे पहले उनको आगाह कर दिया गया था
कि भाई आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके उपरांत भी देखिए क्या होता है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने क्यों गिरफ्तारी की डिमांड की, मैं जानता हूँ। वहीं से मुझे पता चला कि आंदोलन पूरा फिक्स था, कि उनको आंदोलन करना नहीं था, उन्हें बस मीडिया में हाईलाइट होना था। आंदोलन फिक्स था, ये मतलब जो भी ये सब चीज़ें थी करना है हमको, मतलब हमें तीन चार घंटे ही रुकना है, इससे ज़्यादा रुकना नहीं है, उन्हें वह धरना देना नहीं था। तो जब वहाँ पे ये बात हुई कि जब मैंने बोला आपसे कि, तो मैं खुश हो गया कि मैं चलो धरना देंगे, तो वो आगे बढ़ चढ़ के हमको गिरफ्तार करो। मैं कहा गिरफ्तार करने क्यों बोल रहा है बंदा यार, गिरफ्तार की जरूरत क्या है। तो अब मैं बताता हूँ गिरफ्तार करने को उन्होंने क्यों बोला। मुझे बाद में इस बात का सच्चाई, मैं उस पर भी खुश हो गया। चलो मैं तब भी, हम लोग जनता बेवकूफ़ होती है ना, बिल्कुल हम उस पर भरोसा करते हैं। तो मैंने बोला गिरफ्तार होगा, ठीक है, नाम होगा, मैंने सब गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। हम तो कभी जेल गए नहीं है। बिल्कुल। ऐसे तो आंदोलनकारी जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे वो भी गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने भी मार खाई। हम तो, मेरे लिए पहला चांस था जेल जाने का। बिल्कुल, चलो देश की जेल, मतलब राज्य की जेल राज्य के लिए। तो फिर मैं, जबकि मेरी माँ कैंसर पेशेंट है, हम एक दिन में छोड़ते नहीं है उनको, तब भी मैं उसके अंदर घुस गया। ठीक, चलो जेल। अब मैं वहाँ अंदर जाके देखता हूँ, थोड़ी 5 मिनट नारेबाजी होती है, उसके बाद वो अपना मोबाइल निकालते हैं, कॉल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। फिर मैं पूछता हूँ कि बस कहाँ जाएगी, और फिर वहाँ पे नारेबाजी ऐसी होती है कि हमें गिरफ्तार कर लिया है, पता नहीं पुलिस हमें कहाँ ले जा रही है, कुछ वो लोग करते हैं। और वो शायद झूठ था सबका सब, शायद सबको पता था। पुलिस वाला वहाँ पे हंस रहा था, ऐसा कहीं नहीं था, लग रहा था कि हमें गिरफ्तार किया गया है। जो पुलिस वाला था खूब हंस रहा था, सबसे बातें कर रहा था, कोई ऐसी गिरफ्तारी फीलिंग मुझे नहीं आई। ठीक। फिर भी मुझे लगा शायद थाने वाले कहीं तो ले जाएंगे ये। वो बस पहुंचती है डोई वाला, कोई विरोध नहीं होता है गिरफ्तारी का। प्रवीण थापा आराम से नीचे उतरते हैं, सब लोग नीचे से उतरते हैं। मैं एक बार पूछता हूँ कि क्या हमको कहीं थाने ले जा रहे हैं, तो कोई उसका जवाब नहीं देता है। यानी सबको मालूम था कि हमको यहाँ पर उतरना है, पूरा फिक्स था, जबकि बताया था मैंने मत बैठना। अब उतरने के बाद थोड़ी देर बाद, जैसे अब देखो आपका लीडर है, अब ये सुनना, अब औरतें भी थी उसमें, हमारे साथ औरतें भी थी, तो हम सबके साथ बैठे बातचीत कर रहे थे बैठ के। उनकी एक स्कूटर आता है वहाँ पे, कौन लेके आता पता नहीं, किसको पता था वहाँ स्कूटर आने वाला है, कहाँ से आया पता नहीं, वो निकल जाते हैं सबको छोड़ के, सबको छोड़ कर निकल गए। ऐसी औरतें खड़ी रह गई, ऐसी हम खड़े रह गए। अब हमें पता नहीं क्या करना है, कैसे घर जाएंगे। फिर वहाँ से बस मंगाई जाती है, कुछ बस आती है, उसमें जगह बैठने बिल्कुल भी नहीं थी। हम जैसे तैसे खड़े बड़े होकर लटपट के घर आ गए कि अगर मैं माइक लेके उनके पास जाऊँ ना, सर कुछ बाइट देंगे, सर बोलता था उन्हें, सर बोल रहा है भी नहीं वो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्रेशर है, मैं आपको बाइट नहीं दे सकता। और उसी के बाद कांडपाल आता है, माइक लेके पहुँच जाते हैं और वहाँ बाइट मिल जाती है उनको। मतलब खुद वो एंकर भी बन जाते हैं, खुद वो नेता भी बन जाते हैं, सब कुछ सारे काम वो खुद ही कर लेते हैं, जबकि एक भी काम ढंग से करना नहीं आता। एक अंतिम सवाल और छोटा सा, जो इस पूरी वार्तालाप का निष्कर्ष निकालेगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग पर जिस दिन से आपने शुरुआत करी जाने की और आज तक का दिन, मतलब जितने दिन भी ये रहा, ये पूरा पीरियड था, निष्कर्ष क्या निकालेंगे इसका आप? निष्कर्ष मैं निकालूंगा कि मेरे लिए तो दुखदायी था बहुत। मैं मतलब लोगों के लिए काम तो कर रहा था, पर अंदर से बहुत दुखी था कि ये लोग मुझे आंदोलन में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा अजीब सा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं यार, ऐसे तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हैं, फुटेज नहीं देना, इसको कैमरे। शुरुआत में तो बहुत अच्छा चल रहा था जब हमने आपकी वीडियो देखी थी। केवल एक इंटरव्यू था, उसके बाद मेरे साथ कोई कॉपरेट नहीं कर रहा था, कोई व्यक्ति, ठीक, कोई भी व्यक्ति कॉपरेट नहीं कर रहा था। झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे यार। कोई भी बयानबाजी करना है तो आपस में कर लेते थे बैठ के। जब अगर वो मेरे को ऐसे यूज़ करना चाह रहे थे तो मेरे को उसी तरह से यूज़ कर लेते, मैं आंदोलन शामिल नहीं होता। वो किसी तरह से भी यूज़ नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत दुख हो रहा था। और मैं उन लोगों के लिए अपना पूरा मतलब तन मन धन सब लगा दिया था, अपनी बॉडी तक लेके लगा दी थी कि हाँ यार इन लोगों के लिए कुछ करना है। और अभी भी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अंधभक्ति के बोलेंगे उनको। अभी भी वहाँ लोगों को बिठा रखा था मेरे अगेंस्ट करके आज। और वो लोग, मैं जैसे ही पहुंचा तो उनका चेहरा मतलब मेरे लिए पहले जैसा स्माइल करते थे, आज वो मेरे को देख के थोड़े से चिड़े हुए थे लोग बाग, और उन्होंने उनके कान भर रखे थे मेरे खिलाफ। हमने सुना हमला भी हुआ। हाँ वो होने वाला था, पर हम चले गए वहाँ से उस समय तक। वो इतने एग्रेसिव हो गए थे कि हो सकता था, मुझे अंदाजा हो गया था कि अब थोड़ा और बोलूँगा तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो हम दोनों निकल, और आधा घंटा तक बहस हुआ था। क्या कहना चाहेंगे अंतिम में वहाँ आंदोलनकारियों के लिए? मैं आंदोलनकारियों से ये कहना चाहूँगा, देखो सर, देखो क्रिटिक होना आपके पास बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अगर आपको कोई सच्चाई बता रहा है और आंदोलन उससे मजबूत हो सकता है, तो उससे लड़ने की बजाय, उससे झगड़ने की बजाय उसकी बात ध्यान से सुनिए, और जो कमियां मैं बता रहा हूँ उसको दूर कर लीजिए। मैंने एक ही कमी उनको बताई थी आज खाली, कि पारदर्शिता होनी चाहिए, उस पर वो उतना भड़क गए। अब उसमें बहुत कमियां हैं पारदर्शिता के अलावा, तो अगर वो कमियों को दूर करेंगे आंदोलन स्ट्रांग होगा। और जब आंदोलन स्ट्रांग होगा तो क्या क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा उसका, रोड बनेगी ना, सभी रोड बनाना चाहते हैं ना। अब ये बताइए, इस आंदोलन को सफल कर रहे हैं, क्या ज्ञापन देने के बाद, पहली बात तो ज्ञापन लिए ही नहीं, क्या ज्ञापन देने के बाद रोड बन गई? आज रोड बन गई है। रामकंड वाले भी तो ज्ञापन लेके आए थे। हाँ, तो ज्ञापन से रोड बनती ही नहीं है। मैं वही, ये लेटर चल रहा है, लेटर चल रहा है। वो लोग पब्लिसिटी का खेल रहे हैं खाली,
और कुछ नहीं हो रहा है। राम कंडवाल जिसने लेटर लाया था, मैंने उस दिन भी कहा था इससे रोड नहीं बनेगी, शायद वो दिखाया नहीं गया। राम कंडवाल ही लेटर लेके आए थे, राम कंडवाल ही अगुवाई भी कर रहे थे वहां पर प्रवीण थापा के साथ में। देखो राम कंडवाल को मैं जानता नहीं था कभी भी, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ। शुरू में जो मेरे विचार थे उनके लिए बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ जी। और समूह की जो स्थिति है मुझे पता है वहाँ पे क्या होता है। मैं राम कंडवाल से भी बोलूँगा, सीबीआई इंक्वायरी जो की है उसमें कोई दम नहीं है। मैं आपसे फिर चैलेंज कर रहा हूँ, अगला वीडियो का पेपर होगा वो भी आउट होगा। हम भी यही सोच रहे थे, ऐसा ही होगा। तो ये इसका सलूशन नहीं है कि आप मतलब एक नेता पैदा हो रहा है उससे, बस सलूशन कहाँ है? सलूशन ये सरकार को बदलना पड़ेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सही लोगों को वहाँ पे आना पड़ेगा, तभी पेपर आउट होना रुकेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरकार तो चीटी को भी चलने नहीं दे सकती, उसमें इतना पावर होता है। पेपर आउट करना तो बहुत दूर की बात है। तो सीबीआई इसको जांच नहीं कर सकती, वो सेंटर ही अलाउड कर, सेंटर अलाउ करता है, सेंटर अलाउ करेगा तब होगा। राज्य का कोई मंत्री इसको अलाउ नहीं और डिमांड आप स्टेट से कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता, वो गलत हो रहा है। ये तो रोड के अंदर भी हो रहा है, आपको पता नहीं है? अच्छा एक चीज और है, एक बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो रोड के अंदर भी हो रहा है जी। आपने पता है ना कि ये जो मामला है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो मुख्यमंत्री क्या कुछ कर सकता है इसमें? नहीं कर सकता। तो ये फिर ये धरना क्यों हो रहा है? स्टेट अलाउड ही नहीं है सर। तो फिर क्यों हो रहा है ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? यही तो हम जानना चाह रहे वो हैं। तो मैं भी जानता हूँ, मैं इसको खुलासा करने वाला हूँ। मेरे पास मैंने एक स्टोरी तैयार की है जिसमें मैं सब बातें खोल के बताऊंगा कि लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को, कि ये काम राज्य सरकार नहीं कर सकती, इस काम को मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, और रितु खंडूरी की तो बस की भी नहीं है नहीं, जब ये काम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था पढ़े लिखे आदमी आपकी यूनिट में होने चाहिए जो सही गाइडलाइंस दें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वहाँ और लोग भी थे जो मुझसे बेटर थे। अगर सही लोग होते, उन्हें सही मार्गदर्शन देते, तो वो जो आंदोलन है सही रास्ते पर चलता है। लेकिन वो सही लोगों की बात सुनना नहीं चाहते हैं जी, वो चाहते ही नहीं सुनना, उनका एजेंडा कुछ और है। चलिए।